जी हाँ, शहर शहर तबाही का मंजर, न जाने कितनी और तबाही और बर्बादी अभी होनी बाकी है। वर्ल्ड कवरेज का नंबर 1 शो आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा है, रवि हैं, करुणा शंकर हैं और खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ हर बार की तरह जुड़ा हुआ है। यूक्रेन का शहर मरिंका तबाह और बर्बाद हो चुका है। यह शहर उसी डोनबास इलाके में है जहां वॉर में सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ, सबसे ज्यादा तबाही हुई। मरिंका का ताजा वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हम इस शहर में चल रही जंग की पूरी डिटेल आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इस बीच एक बार फिर से केमिकल हमले का खौफ वॉर जोन में पसर गया है। हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे कि आखिर रूस और पश्चिमी देश दोनों ही एक दूसरे पर केमिकल हमले के आरोप क्यों लगा रहे हैं। साथ ही रवि, हम इस सवाल का जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे कि रूस के साथ खड़ा ईरान 12 दिन के भीतर एटम बम बनाने की ताकत रखता है तो इसका असर क्या होगा। इनके अलावा भी बैटलफील्ड की तमाम दूसरी बड़ी खबरें और वीडियोस हमारे पास है जिन्हें हम इस बुलेटिन में लेकर आने वाले हैं। बिल्कुल, और शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। यूक्रेन के मरिंका में जबरदस्त अटैक हुआ है। अंधाधुंध गोले बरसाते नजर आए हैं। यहां पर रशियन टैंक्स पहले से ही पूरी तरह खंडहर नजर आ रहा है। ये इलाका, तस्वीरें देखिए, ताजा तस्वीरें देखकर दिल दहल जाता है। कैसे एक पूरा का पूरा शहर मौत की कगार पर पहुंच चुका है। इन तस्वीरों को देखकर यही बात जहन में आती है। टीवी 9 भारतवर्ष पर मरिंका शहर की बर्बादी के बाद की ये पहली तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी भी रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला यहां पर जारी है। बता दें आपको, मरिंका की जंग में यूक्रेन का जबरदस्त काउंटर अटैक भी देखा गया है। जैवलिन मिसाइलों से रूस के 5 टैंक ध्वस्त कर दिए गए हैं। 79th एयर असोल्ट ब्रिगेड के हमले में रूस को भारी नुकसान की भी खबर है। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंकों को उड़ाने का दावा किया। तो देखिए, लगातार खंडहर और तबाह होते शहरों की तस्वीरें सामने आ रही है। तस्वीरें आपने देखी कि कैसे खंडहर बन चुके शहर में भी कब्जे के लिए जंग जारी है। आइए यूक्रेन के शहर मरिंका की स्थिति को समझते हैं और जानते हैं कि वहां के हालात कैसे हैं। खंडहर बन चुका है पूरा शहर। इस वक्त अगर आप इस तरफ देखें, मेरी दाईं तरफ आप देखें, ये पूरा जो मरिंका शहर है आपको खंडहर में नजर आ रहा है। ये देखिए, लगातार गोले बारूद की बरसात इस शहर पर होती हुई नजर आ रही है। यानी पूरा शहर इस वक्त खंडहर में तब्दील हो गया, वीरान हो गया है। डोनेट्स्क के मरिंका में घुसकर रूसी टैंकों ने भारी तबाही मचाई है। इस वक्त ये हालात है, पूरी तरह से खंडहर नजर आ रहे शहर में। टैंक के गोले साफ बरसते हुए यहां पर नजर आ रहे, साथ ही पूरी तरह से खंडहर नजर आ रहे शहर में। जो लगातार शेलिंग है वो हो रही है। घात लगाकर हमला कर रहे यूक्रेनियंस को रूस ने टारगेट किया है। तो इस तरह से इस वक्त जबरदस्त जंग मरिंका में देखने को मिल रही है। यूक्रेन ने दावा इस बात का किया है कि उसने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस के कम से कम 5 टैंकों को उड़ाने का दावा यूक्रेन की फोर्स करते हुए नजर आ रही है। साथ ही आप देखिए, बड़ी खबर यह भी है कि डोनेट्स्क का मरिंका शहर सामरिक लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम है। यही वजह है कि इस वक्त मरिंका को लेकर, कब्जे को लेकर तैयारी चल रही है। और अब 2 तस्वीरों के जरिए मरिंका शहर के हालात को आप जरा समझिए। इस वक्त आप ये जरा 2 तस्वीरें, पहली जो तस्वीर है आप देखिए किस तरह से रूसी टैंक के जरिए मरिंका शहर पर जबरदस्त हमला हुआ, जिसमें रूसी टैंक ताबड़तोड़ गोले बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, फुल फ्रेम में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूस की तरफ से जबरदस्त स्ट्राइक, और क्योंकि हमने आपको बताया स्ट्रेटेजिकली, सामरिक तौर पर मरिंका पर कब्जा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए दोनों तरफ से गोलीबारी इस वक्त चल रही है। आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से तबाह होते शहर साफ नजर आ रहे हैं। अब ये 2 तस्वीरें इस वक्त मेरे दोनों तरफ है। रूसी टैंक से जो जबरदस्त हमला किया गया है, मरिंका के अलग अलग इलाकों को हिट किया गया और इसके बाद रूसी टैंक पर जो हमला है वो भी किया गया। यानी दोनों तरफ से जबरदस्त इस वक्त जो एक दूसरे पर हमले हैं, अटैक और काउंटर अटैक, वो जारी है। बहरहाल बड़ा सवाल फिर से यही है कि एक बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो चुके शहर में ऐसी जंग से किसे क्या हासिल होने वाला है। ये एक और
बहुत बड़ा सवाल। समीर, आपके पास आ रहा हूं, कुछ और बड़ी इंफॉर्मेशन आप। बिल्कुल सही बात है करुणा, और आपने जिस तरह से दिखाया मरिंका में इस वक्त कैसी तबाही और बर्बादी का आलम है। कल हमने अपने दर्शकों को दिखाया था बाखमुत शहर कैसे पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यानी बाखमुत और मरिंका से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीन जानिए वो दिल दहला देने वाली हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सोय हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब मेरी बाईं तरफ मौजूद हैं, कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, सुमित कुमार झा हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। तिवारी साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे। बाखमुत पूरी तरह से हमने देखा बर्बाद हो गया है, पूरा शहर मौत की कगार पर नजर आ रहा है। मरिंका के बारे में भी हम ये कह सकते हैं। रूस की स्ट्रैटेजी इन तमाम इलाकों में नजर क्या आती है? इतनी तबाही, इतनी बर्बादी। देखिए समीर, रूस को इस एरिया में कंसोलिडेट करना है। मरियांक को आप देख रहे हैं, हालत खराब हो गई है। बाखमुत में यूक्रेन फौजों का छोटा असर अभी है। मेरे ख्याल से वो भी स्ट्रेटेजिकली थोड़ा विड्रॉ करेंगे, बिकॉज वहाँ वॉर ऐसी पहुँच चुकी है, इस स्थिति में पहुँच चुकी है जहाँ यूक्रेन को फायदा हो रहा है, रशिया अपने को रिटेन करने में सक्सेसफुल हो रहा है। और मरिंका से भी ये जानकारी सामने आ रही है कि यहां अभी भी रिटेलिएशन यूक्रेन की तरफ से हो रहा है, यानी यूक्रेन ने अपने हथियार यहां नहीं डाले इतनी बर्बादी के बाद भी। बात सही है, वो हथियार अभी नहीं डालेंगे, बिकॉज लड़ाई तो वहीं पर है। रशिया का भी इंटेंशन वेरी क्लियर है कि डोनबास से आगे जा नहीं सकता, जाएगा अभी तो उसको रिटेन करना बहुत मुश्किल है। उसको एक डिफेंसिव नेचुरल स्ट्रेटेजी की एक लाइन चाहिए जहां पर उसको डिफेंस बनाने में मजबूत हो ताकि सक्सेसफुल हो। वो डोनबास में एक रिवर है, उस किनारे है, मजबूत रहेगा ताकि यूक्रेनियन को रोकना चाहेगा। लेकिन यूक्रेन भी आसानी से उसको हैंडओवर करना नहीं चाहता। यूक्रेन की फोर्स में बिकॉज उनका मनोबल ऊंचा होगा और मनोबल कम हो जाएगा सरेंडर किया तो। अब बाकी जो सामान दूसरी कंट्री से नाटो से आ रहा उसका भी सप्लाई पर असर पड़ सकता है। ठीक है सर, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। वॉर जोन में रूसी सेना का विध्वंसक हमला, सेल्फ प्रोपेल हॉवित्जर से बरसाए गोले। रूसी हमले में यूक्रेन में भारी तबाही। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह वीडियो जारी किया, देखिए तस्वीरें। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बाखमुत में सुखोई 25 से हमले का वीडियो सामने आया है। वैगनर ग्रुप ने सुखोई 25 से हमला किया। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर जबरदस्त अटैक हुआ है। सुखोई 25 हमले में यूक्रेन में भारी तबाही देखी गई। Авиация, на твой взгляд, серьезную поддержку оказывает штурмовикам? Ну, я не знаю, я скажу, что психологически она работает очень хорошо. Как такую, ну, это не наше направление, не знаю. और अब देखिए ईरान को लेकर इन सब के बीच बड़ी खबर है। ईरान को लेकर पेंटागन की सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। सिर्फ 12 दिन के अंदर एटम बम बना सकता है ईरान। ईरान ने हासिल कर ली एटम बम बनाने के लिए जरूरी सामग्री, जो बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप की नीतियों को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया है। तो देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और इसके आसार लगातार जताए जा रहे थे कि ईरान ऐसा कर सकता है, क्योंकि इसकी तैयारी तो बरसों से चल रही थी। आइए अब समझते हैं कि ईरानी एटम बम का ये पूरा माजरा है क्या, हुआ क्या है, जिसके बिना पर कहा जा रहा है कि 12 दिन में, सिर्फ 12 दिन में ईरानी एटम बम तैयार कर सकते हैं। 2018 में ईरान 12 महीने में एटम बम बनाने की हालत में था। अब देखिए स्थिति क्या आ गई। अब ईरान सिर्फ और सिर्फ 12 दिन में एटम बम तैयार कर सकता है। ईरान के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी। ईरान ने एटम बम बनाने के लिए सभी जरूरी सामग्री जुटा ली। इससे पहले यूएन ने कहा ईरान एटमी हथियारों के लिए जरूरी यूरेनियम तैयार कर चुका है। यूएस से न्यूक्लियर डील खत्म होने के बाद ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी आगे बढ़ गया। हाल में रूस से ईरान की सैन्य करीबी ने भी उसका हौसला और ज्यादा मजबूत किया है और अब इस स्थिति में पहुंच चुका है ईरान कि सिर्फ और सिर्फ 12 दिन में एटम बम तैयार कर सकता है। बिल्कुल समीर, और देखिए ये जब स्थितियां हैं और अमेरिका की तरफ से ही ये रिपोर्ट आ रही है तो ये बात भी याद आती है कि किस तरह से ईरान हथियारों को हासिल ना करे, न्यूक्लियर वेपन्स हासिल ना कर पाए, इसके लिए अमेरिका ने न जाने कितने जतन किए, कितने सैंक्शंस लगाए, कितनी बार युद्ध के हालात बने। लेकिन आज सच्चाई ये है कि ईरान 12 दिन की दूरी पर है एक एटम बॉम्ब हासिल करने से। आइए समझते हैं कि एक और अमेरिकी गलती ने कैसे विश्व के सामने नए खतरे को जन्म दे दिया है। अमेरिकी भूल ईरान
एक एटमी मुल्क। जी हां, इसके पीछे भी अमेरिका की भूल को बताया जा रहा है। आइए समझते हैं कुछ फैक्ट्स। बाइडेन प्रशासन ईरानी एटम बम के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहा है, यानी कि अमेरिका में एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं इसको लेकर, और ट्रंप ने ही 2018 में ईरान से न्यूक्लियर एग्रीमेंट तोड़ दिया था। ये बाइडेन सरकार का आरोप भी है ट्रंप के ऊपर, ट्रंप सरकार के ऊपर। इसके बाद अमेरिका ईरान के रिश्ते बिगड़ते ही चले गए, लगातार ये रिलेशंस खराब होते चले गए, और वो रिलेशन अभी भी युद्ध के दौरान खराब ही चल रहे हैं। इसी दौरान ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया, अमेरिका की तमाम चेतावनियों के बावजूद। अब बाइडेन सरकार के अधिकारी ने इसे अमेरिका की गलती बताया है, यानी कि वो रिलेशंस अगर खराब ना होते तो शायद ईरान रुकता, लेकिन ईरान तेजी से बढ़ा। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि मुद्दा डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझ सकता था, जिसे नहीं सुलझाया गया। अब 3 बड़े सवाल हैं इस सच्चाई के सामने आने के बाद। क्या ईरान पर अमेरिकी गलती ने विश्व में एक और एटमी हथियारों वाला देश पैदा कर दिया? पहले से ही कई सारे देश थे, एक और देश क्या इसमें शामिल हो गया? क्या ट्रंप पर गलती का ठीकरा फोड़कर अमेरिका अपनी जिम्मेदारियों से बच सकता है? यानी कि ओवरऑल जो अमेरिका की पॉलिसी रही है उसकी खामियों से क्या ट्रंप के ऊपर जिम्मेदारी डाल के बचा जा सकता है? और क्या रूस और ईरान का सैन्य गठजोड़ पश्चिम के लिए भारी पड़ने वाला है? क्योंकि ईरान एक बहुत ही अच्छा दोस्त बनकर इस युद्ध में रूस के साथ खड़ा है। संजय सोई सर, यही सवाल जो आज अमेरिका में उठ रहा है। हमारे साथ देखिए मनीष झा भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सोई सर से सवाल लेके मैं चलूंगा मनीष के पास। संजय सोई सर, क्या यही सवाल जो अमेरिका में उठ रहा है कि ट्रंप की गलती है, ओवरऑल अमेरिकी पॉलिसी जो ईरान की रही है, क्या उसमें कोई फ्लॉ नहीं था? नहीं, ऐसा है कि रवि के ये बात सही कह रहे हैं कि अमेरिका की पॉलिसी कभी हाँ कभी ना इस तरह से चलती रही है। कभी वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को ओपन करते हैं, कभी बंद कर देते हैं। और अगर आप देखेंगे यही कारण है कि ईरान एक तरह से उसका दृढ़ निश्चय है कि शुरू से ही वो अपना यूरेनियम एनरिच प्लांट और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने प्रेशर बनाया हुआ है, जोर दिया हुआ है। एक के बाद एक कई बार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल किया गया है। एक बार उसका वायरस अटैक किया उनके कंप्यूटर पर इजराइल के द्वारा, वहां पर उनकी साइट पर अटैक। बिल्कुल संजय सोय साहब, और इस वक्त हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। वॉर जोन से लगातार उनकी तमाम रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं। मनीष, मुझे ये बताइए कि इस खबर के क्या मायने हैं ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है 1 साल से, और रूस के साथ ईरान खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब वो इस स्थिति में पहुंच गया है कि 12 दिन के अंदर अंदर परमाणु बम बना सकता है। देखिए, एक बात तो साफ है कि जिस तरह से इस युद्ध का स्केल बढ़ रहा है, वैसी स्थिति में अगर कभी भविष्य में ऐसा हुआ कि एक तरफ नाटो गठबंधन रहेगा, दूसरी तरफ रूस और उसके अलायंस होंगे, तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि रूस और बेलारूस के बाद अगर कोई दूसरा मुल्क ऐसा है जो कि इस गठबंधन में सबसे सक्रिय भूमिका में होगा तो वो ईरान होगा। हाँ, इसके बाद चीन कितना एक्टिव होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इस वक्त जिस समय लगातार सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उस समय जब पूरा वॉर मॉन्गरिंग एकदम हाई पर है, तो वैसी स्थिति में जब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो सच्चाई कितनी है, हकीकत और इसमें कितना ज़्यादा एजेंडा है, ये भी देखने की बात है। ईरान पाक साफ नहीं है, ये बात तो सच है, लेकिन ये भी बात है कि इराक में जिस तरह से केमिकल वेपन होने का अमेरिका ने दावा किया था और निकला कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं कि इस समय एक डिज़ाइन के तहत एक अलायंस को यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रूस की तरफ से भी बहुत सारे सवाल अमेरिका और उसके गठबंधन के पास किए जाते हैं इसी तरह के, लेकिन उसका वो कोई जवाब नहीं देता है। जी मनीष, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे। तो देखिए, इसीलिए आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि सर्वनाश साक्षात वो होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मैदान जंग में खास तौर पर यूक्रेन की सरजमीन पर कैसी तबाही और बर्बादी बरपा है, लेकिन आने वाले वक्त में और ज्यादा तबाही होगी, इसके पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तैयारियां नजर आ रही। आइए अब देखते हैं कि केमिकल अटैक को लेकर रूस और पश्चिम के बीच क्या कुछ कहा गया है, दोनों क्या दावे कर रहे हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। रूसी डिफेंस अधिकारी का दावा, अमेरिका यूक्रेन में केमिकल अटैक की योजना बना रहा है। केमिकल अटैक का सीधे तौर पर जिक्र, अमेरिका का आरोप, खुद रूस ऐसे हमले यूक्रेन में कर सकता है, ये कहा जा रहा है। यूक्रेन में केमिकल अटैक क्या होने वाला है या इसकी तैयारी है,
क्या होने जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। रूसी डिफेंस अधिकारी कह रहे हैं केमिकल अटैक का ठीकरा रूस पर फोड़ा जाएगा, यानी काम कोई और करेगा, नाम रूस का लिया जाएगा। अमेरिका का आरोप, वॉर में रूस लगातार ऐसी अफवाह फैलाता रहा है, इसी वजह से यूएस राजदूत सुलिवन रूस पर आरोप लगा रहे हैं, ये रूसी डिफेंस अधिकारी का कहना है। यानी केमिकल अटैक को लेकर दोनों तरफ से जोरदार बयानबाजियां की जा रही हैं। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट नजर आता है। प्रतिमा। बिल्कुल समीर, और ऐसा पहली बार नहीं है जब केमिकल वॉरफेयर की बात इस जंग में की गई हो, और बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इसी को लेकर अपने दर्शकों के सामने हम भी रखने जा रहे हैं। दरअसल दोनों ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। आइए उनसे उठ रहे कुछ सवालों पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है जो दर्शकों के सामने रख रहे हैं। क्या यूक्रेन वॉर में केमिकल अटैक होने ही वाला है? ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल। क्या यूक्रेन युद्ध नए और खतरनाक दौर में पहुंचने जा रहा है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल। तीसरा सवाल, क्या केमिकल अटैक ही एटमी युद्ध की बुनियाद रख देगा? चौथा सवाल भी आपके सामने हम रख रहे हैं, क्या ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी नागरिकों को खतरे में डाल दिया है? और पांचवा सवाल, क्या पश्चिम और रूस में तनाव का नतीजा अब आम यूक्रेनी नागरिक भुगतेंगे? रुक करना चाहूंगी मनीष झा का, जो लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब एक बार फिर से केमिकल वॉरफेयर की बात सुनने में आ रही है। मनीष, आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसा कुछ होगा या फिर ये भी एक बार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा बनकर रह जाएगा? देखिए, रूस ने जो ये आरोप लगाया है उसमें रूस ने अपने हवाले से कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बात कही है। उनका कहना ये है कि एक ट्रेन में एक बॉगी में रखकर ये केमिकल वेपन लाए गए हैं क्रामाटोर्स्क में, और 10 फरवरी को लाए गए थे, और उसके बाद से वहाँ पर रखे गए हैं, उसका इस्तेमाल होगा और फिर कहा जाएगा कि देखो रूस ने यूक्रेन के इन इलाकों में केमिकल अटैक कर दिया। और उसके बाद जो बात हम कहते हैं कि जंग होगी, प्रचंड होगी, तो वही वाली चीज़ होगी, क्योंकि एक बार रूस पर केमिकल वेपन के इस्तेमाल का आरोप लगेगा और फिर सीधे अमेरिका और नाटो ताकतें इसमें कूद जाएंगी। तो ये रूस का कहना है, रूस का आरोप है। तो जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। रूस ने भी यूक्रेन में अमेरिका के बायो वेपन होने की बात कही थी, लेकिन वॉर जोन में मौजूद रहकर और एक हफ्ते तक लगातार फ्रंट लाइन के अलग अलग लोकेशन पर जाकर मैंने देखा है कि इस बीच में जो जमीन पर कितनी बड़ी तैयारी की गई है। इतनी बड़ी तैयारी कि मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि दूसरे विश्व युद्ध में जब युद्ध एकदम प्रचंड मोड में था और उस समय जैसी तैयारियां दिखती थी, कम से कम जमीन पर वैसी हैं। मैंने हजारों की संख्या में मिलिट्री ट्रक में सैनिकों को इधर से उधर मूवमेंट करते देखा है। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं मनीष, ग्राउंड से बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन सीधे बैटल ग्राउंड से दे रहे हैं कि जो जमीन पर तैयारी दिख रही है वो वर्ल्ड वॉर के से कम तैयारी नहीं है, जिस तरह का मोबिलाइजेशन दिख रहा है। और इस बीच एक खबर है रूस के उगलेदार शहर से, जहां पर जबरदस्त जंग चल रही है, आमने सामने की जंग का वीडियो सामने आया। रशियन 155 ब्रिगेड ने जोरदार हमला किया है और ये तस्वीर आती है। और वहीं देखिए, एटमी ताकत बढ़ाने की हालत में नहीं है रूस, ये कहा गया है किसकी तरफ से? अमेरिकी डिफेंस अधिकारी दरअसल रूस को लेकर ये बड़ा दावा कर रहे हैं। जंग के चलते संसाधनों की कमी से जूझ रहा है रूस, ये कहा गया है। तो देखिए, अमेरिका की तरफ से लगातार तमाम दावे रूस को लेकर किए जा रहे हैं और हम देख भी रहे हैं जंग की शुरुआत से, चाहे पुतिन हो उनको कमजोर दिखाने की कोशिश हो या फिर रूस हो उसको कमजोर दिखाने की कोशिश हो, और अब इस बात का दावा कि देखिए जिन हालातों में रूस पहुंच चुका है, 1 साल से जंग चल रही है, रूस अपनी एटमी ताकत को नहीं बढ़ा सकता है। तो अमेरिकी डिफेंस अधिकारी ने रूसी एटमी ताकत को लेकर क्या कहा है, क्या क्लेम सामने आ रहे हैं, बिग वॉल पर एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने हम रखते हैं। न्यूक्लियर आर्म्स की रेस की हालत में इस वक्त रूस नहीं है। दावा किसका है? यूएस डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी है कॉलिन एच खाल, उनका यह बहुत बड़ा दावा, सनसनीखेज दावा। यूक्रेन वॉर की वजह से रूस के पास फंड की भारी कमी है, यानी कि रूस की ताकत कितनी कम हो गई, कितना कमजोर हो गया,
यह दिखाने की बड़ी कोशिश, प्रतिबंधों की वजह से भी रूस इस हालत में नहीं है, यानी सैंक्शंस जो लगाए गए उनका असर दिख रहा है। स्टार्ट से हटने के बावजूद ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा रूस, यह दावा अमेरिकी अधिकारी कर रहे हैं। रूस अपनी इस कमजोरी को छिपाने की लगातार कोशिश कर रहा है और इसी वजह से एटमी धमकियों का सहारा पुतिन ले रहे हैं। तो ये कॉलिन एचकाल ये बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सोई सर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो दावा, क्योंकि हम तो जंग की शुरुआत से देख रहे हैं रूस को, पुतिन को कमजोर दिखाने की लगातार कोशिश हो रही है, अब इन दावों में कितना आपको दम नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि न्यूक्लियर वेपन रशिया को एक साथ बनाने की जरूरत नहीं। आज भी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है तो वो रशिया के पास है। 6000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रशिया के पास है, उनका डिलीवरी सिस्टम दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो अभी आज रोक भी देगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये सब एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो स्टार्ट 2 से जो रशिया बाहर निकल रहा है, अमेरिका उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। और एक तरह देखा जाए तो शुरू से ही अमेरिका ने इस तरह का कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का गेम खेला है। कभी बोला पुतिन को कैंसर है, कभी बोला पुतिन बीमार है, कभी बोला कि रशिया की इकॉनमी डाउन है। यस, मैं मानता हूँ इकॉनमी डाउन होगी, लेकिन उसका न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कैप्टन श्याम, जो लोग ये कह रहे हैं कि रशिया की इकॉनमी खराब हुई है, खासकर नेटो देश, EU देश, उनकी अपनी कौन सी अच्छी है इस युद्ध के बाद? बिल्कुल, देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि रशिया की कोई प्रॉब्लम्स हैं अभी। बेसिकली रशिया अपनी फिर अगर ये बात है कि उनकी एटॉमिक शक्ति बढ़ नहीं पा रही, तो ये सम्राट अलेक्जेंडर जो बैलिस्टिक मिसाइल के साथ सबमरीन का उन्होंने जो कहा है, सम्राट ये जो शैतान जो उसका कहते हैं मिसाइल सुबेस्टन बोलता है, इसकी उनकी पकड़ सू के जो न्यू वर्जन्स हैं उसकी जो पकड़ है एटॉमिक वेपन्स के साथ, ये सब वो कहाँ से बढ़ा रहे हैं? पुतिन ने खुद अभी कहा है कुछ दिनों पहले। और ये नई सबमरीन जो आ रही है वो जबरदस्त सबमरीन है SSBL के साथ और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ। कुछ प्रोपेगेंडा के तहत आपको लगता है? यस, ये तो देखिए एटॉमिक, जैसा मेजर जनरल सोई ने कहा, उनकी जरूरत कोई जरूरी नहीं है कि कल बहुत सारे चीजें लाएं, पर वो थ्रस्ट और विल पावर के साथ कह रहे हैं कि एटॉमिक वेपन भी वो लगातार अनुसंधान करते रहेंगे। और वेस्टर्न कंट्रीज को कौन रोक रहा है? वो भी करते जा रहे हैं। तो जब वॉर हो रही है तो ऐसे प्रोपेगेंडा जरूरी है और कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी है, मैं मानता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए रशिया को इस चीजों से कोई मतलब नहीं है। आग जले न चिंगारी जलते रहने चाहिए, आग जले न जले। इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। पहले बहुत जल्द ही नेटो का हिस्सा होगा यूक्रेन। नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने इस बात का ऐलान किया है। सहयोगी देश यूक्रेन को शामिल करने पर राजी हैं। स्टोल्टनबर्ग ने ये बात कही है, ये बड़ा ऐलान जो नेटो चीफ की तरफ से किया गया है कि सहयोगी देश भी इस बात पर राजी है। ऐसे में बहुत जल्द ही नेटो का हिस्सा होगा यूक्रेन। तो प्रतिमा, ये अपने आप में बयान सुन के, देख के इस पे हंसा जाए या आश्चर्य किया जाए, क्योंकि ये जो जंग है, ये जो पूरी वॉर है, इसकी शुरुआत ही तब हुई थी जब यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बात हुई थी, सिर्फ जिक्र हुआ था। पुतिन को सिर्फ इसका शक हुआ था। पुतिन ने एक रेड लाइन क्रिएट की थी कि अगर नेटो में यूक्रेन आया तो हम युद्ध करेंगे। आज फिर से वही बात दोहराई जा रही, जबकि जंग के 1 साल पूरे हो चुके हैं। और आइए समझते हैं कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करने को लेकर चल क्या रहा है, क्या बयान है, इसके अर्थ क्या है, मतलब क्या है। तो स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं कि जल्द ही यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाएगा, आने वाले समय में यूक्रेन नेटो का हिस्सा होगा। और यह बयान हम लगातार सुन रहे हैं, युद्ध के पहले भी, युद्ध के बाद भी। नेटो के देश यूक्रेन को शामिल करने पर रजामंद हैं, यह दावा किया गया है स्टोल्टनबर्ग की तरफ से। लेकिन अभी सबसे बड़ा टास्क यूक्रेन को रूस से बचाना है, यानी इस युद्ध में रूस के खिलाफ यूक्रेन को जिताना है। और फिलहाल यह तय करना अहम है कि यूक्रेन आजाद मुल्क रहे, यानी कि रूस का यूक्रेन के ऊपर नियंत्रण ना हो, कब्जा ना हो, यह पहली प्रायोरिटी है। और साथ ही यह भी बात वो कह रहे हैं इससे अटैच करके कि हम नेटो में शामिल करेंगे यूक्रेन को। ज़ेलेंस्की ने नेटो में फास्ट ट्रैक से एंट्री के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इस पर मामला रुका हुआ। बड़ी आशंकाएं क्या हैं इन सब को लेकर? यूक्रेन की नेटो में एंट्री पुतिन मंजूर नहीं करेंगे और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि वो लगातार ये बात कहते रहे। मनीष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मनीष, ये बयान युद्ध के पहले, युद्ध के दौरान और युद्ध के 1 साल पूरा होने पर भी हम सुन रहे हैं। इन बयानों को लेकर, इस तरह के जब स्टोल्टनबर्ग के कद का आदमी जब बयान देता है, रूस में क्या रिएक्शन है कि यूक्रेन नेटो में शामिल होगा? आज होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन होगा।
बिल्कुल, और आपने सही कहा। दरअसल देखिए, ये युद्ध तो शुरू ही इसी बात से हुआ है। चलिए मान लेते हैं कि आज यूक्रेन नाटो का मेंबर हो गया, तो क्या आप आर्टिकल 5 के तहत जमीन पर आएंगे? तो आ जाइए, क्योंकि हथियार तो भेज ही रहे हैं। रूस का कहना यह है कि देखिए, हम तो नाटो से लड़ ही रहे हैं। 1 साल से हम किससे लड़ रहे हैं? हम 1 साल से यूक्रेन से लड़ रहे हैं क्या? पूरी दुनिया देख चुकी है, बाइडेन तो पहुंच ही गए हैं। तो क्या बाइडेन के पीछे बाइडेन के सैनिक आएंगे, नाटो देश के सैनिक आएंगे? और अगर आएंगे तो कैजुअलिटी तो दोनों तरफ से होगी। रूस के सैनिक मर रहे हैं, यूक्रेन के सैनिक मर रहे हैं। अगर अमेरिकी देशों के सैनिक वहां मरने लगे तो क्या बाइडेन या कोई भी दूसरा नेता इस बात को अफोर्ड कर पाएगा? क्योंकि देखिए, युद्ध शुरू नहीं होने वाला है। मनीष जो बात कह रहे हैं, ये युद्ध कितना प्रचंड होगा, फिर इस बयान का क्या मतलब है? जब आप कुछ दे नहीं सकते तो ये झुंझुना बजाने का क्या मतलब? जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे स्टेटमेंट से एक संकेत ये देने की कोशिश की जा रही है कि अंतोगत्वा यूक्रेन की स्थिति मजबूत होगी, वो युद्ध में विजय होगा, और जैसे वो विजय होता है तो हम उसे नाटो का मेंबर बना देंगे। दूसरा पक्ष अब इसका देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि रूस हारेगा इस युद्ध में। अगर रूस हारता है तो एक फिर नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। आज का फिर वो दुनिया नहीं रहेगा। लेकिन सुमित जी, आपको विरोधाभासी नहीं लगता? यही जेंस स्टोल्टनबर्ग कुछ दिन पहले बोल रहे थे, जब तक आजाद नहीं होता यूक्रेन तब तक मुमकिन ही नहीं है कि नाटो का सदस्य बने, और अब वही बात बोल रहे हैं कि नहीं बहुत जल्दी होगा। ये आज खुद ही इंश्योर नहीं कर पा रहे कि करना क्या। नहीं, वो आज भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहली उनकी चिंता ये है कि यूक्रेन की स्थिति मजबूत की जाए, इस युद्ध में उसको पहले विजय बना, वो उनका स्टेटमेंट है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं अगर सब कुछ ऐसा चलता है उसके बाद ये नाटो का मेंबर बनाए, जो कि लाजमी है। आज के परिस्थिति में नाटो का मेंबर बनाना, यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाना, ये प्रासंगिक नहीं है और न तो व्यवहारिक है। दोनों दृष्टिकोण से इसको देखिए। नहीं तो इसे हवाबाजी की कैटेगरी में आप रख रहे हैं, या फिर वाकई आपको इसके आसार नजर आ रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध जीत जाए और बन जाए नाटो का मेंबर? जब नाटो पूरे की पूरी तरीके से इस युद्ध में है तो कोई कारण नहीं बनता है कि इस तरीके का वक्तव्य नाटो के देशों के तरफ से नहीं आएगा। अगर ना आए तो इसका मतलब है कि उसने ये स्वीकार कर लिया कि रूस न सिर्फ इसकी स्थिति मजबूत है बल्कि वो युद्ध जीत भी रहा है। ठीक है, तो ये बयान आपको अपने आप में स्वाभाविक नजर आता है। वहीं इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, यूक्रेन जंग और ईरान टेंशन के बीच अमेरिका की नई मुश्किल। ब्राजील ने ईरानी वॉरशिप को दे दी है इजाजत, ब्राजील के तट पर डॉक करने की इजाजत मिल गई है। तो अमेरिका के लिए भी ऐसा नहीं है कि टेंशन सामने ना हो, एक के बाद एक नई टेंशंस का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका को भी। ये तस्वीरें आप देखिए और इस खबर की क्या अहमियत है ये हम आपको समझाने की करते हैं कोशिश। और आइए अब समझते हैं कि ब्राजील पहुंचे ईरानी वॉरशिप की पूरी डिटेल क्या है और कैसे ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसे चैलेंज क्यों माना जा रहा है, इसे टेंशन क्यों माना जा रहा है अमेरिका की, ये समझिए। ईरान के 2 वॉरशिप्स को ब्राजील ने डॉक करने की इजाजत दे दी है। यह बड़ा डेवलपमेंट है। अमेरिका के दबाव को ब्राजील ने नजरअंदाज कर दिया है। यह अपने आप में बहुत अहम है और यहां भी ईरान की एक तरह से जीत होती नजर आ रही है, उसकी पॉलिसीज की जीत होती नजर आ रही। ईरानी वॉरशिप आयरिस मकरान और आयरिस डेना ने रियो में डेरा डाल दिया है परमिशन के बाद। 4 मार्च तक रियो डी जेनेरियो में ही रहेंगे ये दोनों ईरानी वॉरशिप और 4 मार्च तक अमेरिका की टेंशन बढ़ी रहेगी। रूस की ओर से लड़ रही वैगनर फोर्सेस को यहां काफी नुकसान हुआ है और अब ब्राजील में ईरानी वॉरशिप से अमेरिका की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। ब्राजील में मौजूद अमेरिकी राजदूत ने ईरानी वॉरशिप को अनुमति न देने की बात कही थी और अमेरिकी राजदूत ने ईरानी वॉरशिप से गैर कानूनी ट्रेड और आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की बात कही थी और उसके बाद भी ये परमिशन दी गई है, ये इजाजत दी गई है। इसलिए मेजर जनरल संजय सॉय क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। सॉय साहब, इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? ब्राजील का ये रुख दरअसल अमेरिका को क्या बताने की कोशिश है? देखिए, ऐसा है कि जो इस प्रकार से शिप आया है ये फोर्स प्रोजेक्शन होता है, एक नेवल डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है। यानी कि वो अगर वहाँ आया, उन्होंने इजाज़त दी, दोनों दिखा रहे हैं कि दोनों के संबंध आपस में अच्छे हैं। और ख़ास तौर से अगर अमेरिका ने उसको मना किया है और अमेरिका को चिंता ये है कि आज उसके बैकयार्ड में जो उसके अमेरिका के साथ सटे हुए देशों में अगर इस प्रकार से अमेरिका के खिलाफ दूसरे देशों को सपोर्ट मिल रही है तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया था कि ये वॉरशिप अगर आएंगे तो इससे आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा सकता है। ईरान पर जो आरोप वो इससे पहले भी कई बार लगा चुके हैं, उन आरोपों को भी दोहराया गया और उसके बाद भी ब्राजील ने इजाजत दी।
नहीं, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि अगर आज अमेरिका को अपने पड़ोस में इस प्रकार से ईरान या रशिया या चाइना इस प्रकार के वॉरशिप्स को अगर परमिशन मिलती है और खास तौर से अगर मना करने के बाद भी, ये उनकी डिप्लोमेसी फेलियर है, ये उनकी ताकत का एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आप देखिए, आप यहाँ पे इतने बड़े ताकतवर देश है और ब्राजील जैसा एक डेवलपिंग कंट्री भी आज इजाजत दे रहा है। और देखिए इस वॉर से जुड़ा एक और डेवलपमेंट एक और देश में होता नजर आ रहा है, बेलारूस। जी हाँ, बेलारूस में रशियन एयरक्राफ्ट पर अटैक को लेकर सस्पेंस। सैटेलाइट इमेज में सुरक्षित दिखी रशियन एयरक्राफ्ट, रूसी एयरक्राफ्ट को उड़ाने का किया गया था दावा। बेलारूस के रूस विरोधी एक्टिविस्ट ने किया था दावा, और देखिए अब ये बात आ रही है कि वो एयरक्राफ्ट सुरक्षित है। तो बेलारूस में भी इस वक्त टेंशन हाई है और बेलारूस में ऐसा लग रहा है कि कुछ कोशिशें तो चल रही हैं। तिवारी सर, बेलारूस कितने दिन बच पाएगा इस आग में कूदने से, इस जंग की आग में कूदने से? अब तो लपटे लग रहा है कि बेलारूस तक पहुंच चुकी है। रवि देखो, वॉर में कब कूदेगा तो ये तो थोड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी और बहुत ही कम है। लेकिन अभी जैसे ब्राजील की बात हो रही है, एक क्लियर कट हो रहा है कि वर्ल्ड में सेकंड ऑर्डर भी तैयार हो रहा है। पहले लिमिटेड थी कि ईरान और ईरान हेल्प कर रहा, बेलारूस हेल्प कर रहा, लेकिन अब अमेरिका के बगल में भी जो लोग इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, इसका मतलब एक ग्रुप और तैयार हो रहा है। दो धड़े बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहे हैं। अमेरिका की जो छत्र छाया थी कि हम जो कहते हैं लोग हमें बात मान लेते हैं, ये तो बहुत ही अलग हो चुका है। अब जो वर्ल्ड ओपिनियन है इनके अगेंस्ट जा रही है। यूरोप में पर्टिकुलरली जो छोटे छोटे देश हैं वो तो इनके अगेंस्ट जा चुके हैं, और ये जो क्रैक है नाटो में डेवलप हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग तो चल रही है, लेकिन इस जंग में हम साफ देख रहे हैं कि दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया का बदलने वाला है, इसीलिए तो ये कहा जा रहा था।